नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। आज हम यौगिक और मिश्रण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, साथ ही उनके बीच क्या अंतर है वो अभी देखेंगे। तो आइए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जा सकता है, यौगिक कहलाता है। दोस्तों, यदि आप मेरे पदार्थ क्या है वह नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जाइए और देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। यहाँ पर लिखा है अपघटित। अपघटित मतलब होता है तोड़ना। वे पदार्थ हैं जिन्हें दो या दो से अधिक सरल भाग पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, यौगिक कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए कि जब तक कोई वह पदार्थ जुड़ा हुआ नहीं है तब तक उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसकी परिभाषा को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके रासायनिक अभिक्रिया कर जो बनता है वह यौगिक कहलाता है। जब तक वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिला नहीं है तब तक उसे सरल भागों में अपघटित नहीं किया जा सकता। यौगिक की विशेषता। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है तथा समांगी होता है। मान लिया जाए दोस्तों, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु है। तो इस प्रकार दो तत्व हो गए। इन दो तत्वों के अनुपात एकदम फिक्स होने चाहिए। जब तक हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु नहीं होगा तब तक वह पानी में परिवर्तित नहीं होगा। और यह समांगी होता है। दोस्तों, समांगी का मतलब होता है कि दोनों तत्व इस प्रकार मिला जुला होता है कि हम उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते, वह कहलाता है समांगी। जिन्हें हम आसानी से बीनकर अलग कर सकते हैं वह विसमांगी कहलाता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, समांगी में मान लिया जाए आपने कोई पानी रखा है, एक बाटल, उसमें आपने नमक डाल दिया। नमक को घोल देने पर आप उस पानी से नमक को आसानी से अलग नहीं कर सकते, यह कहलाता है समांगी। अगर मान लिया जाए मैं उसी पानी पर रेत डाल देता हूँ तो मैं उस रेत को पानी से आसानी से अलग कर सकता हूँ, ये कहलाता है विसमांगी। दूसरा है यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। दोस्तों, मैंने ऊपर ही कहा उदाहरण में कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के ही पानी बनाते हैं। यदि उनके द्रव्यमान के अनुपात को बदल दिया जाए, हाइड्रोजन को भी दो अणु ले लिया जाए और ऑक्सीजन को भी दो अणु ले लिया जाए, तो वह पानी में परिवर्तित होने के बजाय हाइड्रोजन परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड कान में डालने वाला हाइड्रोजन पानी होता है। तो इसका जो तत्व जिनका रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है उसका द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होना अति आवश्यक है। मान लिया जाए आप CO2 बनाना चाहते हैं तो कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर के ही CO2 में परिवर्तित होते हैं। तीसरा है यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुण से अलग होते हैं। इनका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाकर जब पानी बनाया जाता है तो जब वह पानी में परिवर्तित हो जाता है तो उस पानी में नहीं हाइड्रोजन के गुण होता है और नहीं ऑक्सीजन का गुण होता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ तत्व है जो खुली वायु के उपस्थिति में आने पर ज्वलन पैदा करती है, आग उत्पन्न हो जाता है। जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बगैर आग नहीं लगाया जा सकता। जबकि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से वह पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी ज्वलनशील नहीं है, वह बल्कि आग को बुझाने का काम करता है। तो यौगिक के गुण जब उसके घटक तत्वों के गुण से अलग हो जाते हैं, यही कहना है दोस्तों कि मिलने के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उन तत्वों की जो उन पर विशेषताएं हैं वह परिवर्तित हो जाती है। यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले में लिखा है दोस्तों समांगी होता है। तो समांगी को हम सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि पानी में नमक को घोलने पर उसे हम आसानी से सरल विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए हम कोई और उदाहरण देखते हैं कि यदि हमने पानी में एक बूंद नींबू रस डाला है तो हम क्या उसे आसानी से अलग कर सकते हैं दोस्तों? नहीं कर सकते। तो ये समांगी होने के कारण हम इसे सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। पांचवा है रासायनिक यौगिक के बनने पर ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित करती है। जब दोस्तों इन दोनों दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें से जो ऊर्जा है वह या तो प्रकाश के रूप में या विद्युत के रूप में या तो उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी। इसको इस तरीक़ा से समझे दोस्तों। मान लिया जाए
एक बाल्टी है, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है। यदि मैं उसमें से पानी निकालूँगा तो उसके स्थान पर क्या आकर स्थापित हो जाएगा? हवा आकर के वहाँ पर रुक जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है? ऊर्जा को हवा के रूप में ले रहा है। तो जब किसी वस्तु से, तत्व से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वह ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वह ऊर्जा क्या कर देता है? उत्पन्न करता है। कि जब बाल्टी पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, यदि मैं उसमें एक कंकड़ डालूँगा तो कंकड़ का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा? बाल्टी से बाहर चला जाएगा। तो जितना पानी बाहर चला जाएगा उसे आप ऊष्मा के तौर पर समझे दोस्तों। कि जो बाल्टी से पानी गया है वह ऊष्मा है। वह किसके रूप में चला जाता है? या तो प्रकाश के रूप में चला जाता है या फिर विद्युत के तौर पर चला जाता है। यौगिक के कुछ उदाहरण हैं H2O, CO2, SO2, H2SO4 इत्यादि। H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को जब निश्चित अनुपात पर मिला करके अभिक्रिया कराई जाती है तब वह पानी में परिवर्तित होता है। याद रखें दोस्तों, मान लिया जाए मेरे पास एक बहुत बड़ा टैंक है। मैं उस टैंक पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में ले करके अभिक्रिया कराऊं तो वह तत्काल पानी में परिवर्तित नहीं होगा। इसके लिए ताप, दाब और आयतन को भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब मैं इसमें उत्प्रेरक की एक छोटी सी मात्रा डाल दूं तो वह तत्काल पानी में परिवर्तित हो जाएगा। उत्प्रेरक मतलब होता है कार्य करने की वृद्धि को बढ़ा देना। उस पर यदि मैं प्लेटिनम की एक छोटी सी टुकड़ा डाल दूं तो वह तत्काल पानी में परिवर्तित हो जाएगा। उत्प्रेरक क्या चीज़ होता है, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आइए अब हम यौगिक के प्रकार देखते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये किससे प्राप्त होता है कार्बन? तो ये मुख्यतः जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तथा इनमें कार्बन होता है। कार्बनिक मतलब कार्बन की उपस्थिति ज़्यादा होती है। किसमें होती है? जंतुओं और पौधों में। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि कोयला खदान कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों के बहुत दिनों तक ज़मीन के अंदर रहने से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कोयला में परिवर्तित हो जाता है। और कोयला भी 3-4 प्रकार का होता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट्स। तो इस प्रकार आप उसको क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, विटामिन, तेल, वसा आदि, ये सब क्या है? जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं। आप जंतु को ही ले लीजिए। जंतु जो खाना खाता है वो उससे क्या प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, विटामिन प्राप्त करता है, तेल प्राप्त करता है, वसा प्राप्त करता है। तो वो चीज़ कहाँ से मिलेगा हमको? जो चीज़ हम खाना खाते हैं वहीं से हमको मिलता है और हमारे शरीर में जो मिलता है वही हम पर्यावरण पर मुक्त करते हैं। दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ये सामान्यतः खनिज एवं चट्टानों से प्राप्त तथा ज्ञात 2 या अधिक तत्वों से बने होते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अकार्बनिक यौगिक जो प्राप्त होता है वह चट्टानों से प्राप्त होता है या फिर खनिजों से। खनिजों का कहने का तात्पर्य है कि जो ज़मीन है उस पर आप एक चुंबक को घुमा कर देखिएगा, उस पर छोटे छोटे बहुत से दाने आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो है ये क्या चीज़? ये भी एक प्रकार के तत्व होते हैं। ज्ञात 2 या अधिक तत्वों से बने होते हैं। मतलब अभी तक 100 से भी ज़्यादा जो तत्व ज्ञात हुए हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिला करके प्राप्त किया जाता है। ये था दोस्तों यौगिक और उसके प्रकार। अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण भी देखिए। सभी गैसें, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, धातु एवं उनके यौगिक। यहाँ पर दोस्तों यौगिक मैंने पहले ही कहा था कि वो समांगी होता है। तो देखिए सभी गैसें का तात्पर्य है कि पर्यावरण पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। प्रकृति पर लगभग 11 प्रकार के तत्व गैसीय अवस्था में मुक्त रूप पर पाए जाते हैं। तो ये आपस में इतने घुले मिले हुए हैं कि हम उसे हाथों से पकड़कर या एकदम सरल भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, यदि आपको यौगिक अच्छी तरीक़ा से याद है तो जस्ट आप उसका उल्टा करके मिश्रण को बना देंगे तो आपको यौगिक और मिश्रण दोनों का अध्ययन सही सही अनुमानित तौर पर याद हो जाएगा। आइए अब हम मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यौगिक में हमने देखा था दोस्तों कि उस पर जो तत्व होता है उसे एक निश्चित अनुपात पर मिलाया जाता है, परंतु यहाँ पर मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला करके बना दिया जाता है। जैसे कि रेत और पानी।
रेत और पानी का मिश्रण आप जिस भी विधि पर जितना भी अनुपात लेकर कीजिए वह मिश्रण हो जाता है। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं चावल और कंकड़ का। इन दोनों को मिलाने से हम किसी भी अनुपात पर मिला करके मिश्रण बना सकते हैं। ये समांगी तथा विसमांगी दो प्रकार के हो सकते हैं। समांगी का मैंने उदाहरण आपको बता दिया है कि जिसे हम आसानी से सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण इसके अवयव आपस में अच्छी तरह मिले हुए होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता तथा इसकी संरचना एक समान होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, हवा, पेट्रोल, समुद्री जल, पीतल। आपको पता होगा दोस्तों कि हवा में कई प्रकार के गैसें हैं, तो क्या हम उन गैसों को अलग अपने सरल भौतिक विधियों द्वारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए यह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा है विसमांगी मिश्रण। इनके घटकों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, इसके संघटक एक समान नहीं होते। देखिए दोस्तों, हवा पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतनी आपस में मिले हुए हैं कि हम इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते। परंतु विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है बालू व लोहे का बुरादा। तो हम यहाँ पर बालू और लोहे के बुरादा को अलग अलग कर सकते हैं। यदि हम इसके मिश्रण पर एक चुंबक ले जाएं तो लोहे का जो बुरादा है वह लोहे के चुंबक पर चिपक जाएगा और बच जाएगा तो बालू। तो हमने इसे सरल विधि से अलग कर लिया। रेत तथा पानी का जो मिश्रण है, यदि हम एक चलनी से गुजारें तो पानी गुजर जाएगा और रेत वहीं का वहीं रुक जाएगा। मान लीजिए हम चलनी को एक गार्ड की तरह रखे हुए हैं, तो गार्ड जिसके पास ई पास होता है उसी को जाने देता है। तो यहाँ पर पानी के पास ई पास है, मतलब उसके पास घूल आने जाने की हमेशा परमिशन होता है, तो वो छलनी से आगे चला जाएगा, परंतु रेत वहीं के वहीं रुक जाएगा। तेल तथा पानी। तो तेल और पानी आपको पता है दोस्तों कभी भी मिश्रण नहीं होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह नीचे और जिसकी मात्रा अल्प होती है वह ऊपर की ओर तैरता रहता है। यदि आप तेल और पानी को मिलाना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा पायस मिलाना पड़ेगा। पायस का तात्पर्य होता है दोस्तों साबुन का झाग। साबुन का झाग क्या करता है? तेल और पानी को मिला देता है। मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण में उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण बनाने के लिए निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हमने ऊपर उदाहरण पर देखा बालू व लोहे का बुरादा। मिश्रण में उसके अवयवों के मिले जुले गुण होते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यदि हम दाल में कंकड़ को मिला दें तो क्या उसमें कंकड़ का गुण नहीं होगा? होगा ही होगा। उसमें दाल और कंकड़ दोनों के गुण होंगे। वैसे ही कहने का तात्पर्य है कि उस मिश्रण पर मिले जुले गुण होते हैं। प्रायः उनका संगठन समान नहीं होता। समान का कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जितनी मात्रा पर आप दाल मिलाए हो उतनी मात्रा पर यदि आप कंकड़ मिला दो तो वो स्पष्ट दिखने लगेगा कि उसमें कंकड़ मिलावट है। इसलिए कंकड़ की मात्रा हमें क्या करनी पड़ेगी? बहुत ही अल्प करनी पड़ेगी। यही कह रहा है कि दोनों संगठन क्या है? समान नहीं हो सकता। मिश्रण के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मैंने आपको लोहे और बालू का उदाहरण दिया, हम उसे सरल भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। साथ ही दाल और कंकड़ के मिश्रण को भी हम बीन करके अलग कर सकते हैं। रेत और पानी को हम छान करके अलग कर सकते हैं। इस प्रकार मिश्रण के घटकों को किसी भी सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह था दोस्तों यौगिक और मिश्रण की जानकारी। आइए अब हम मिश्रण तथा यौगिक में अंतर देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको मिश्रण अच्छी तरीक़ा से याद है तो जस्ट उसका विपरीत क्या होगा? यौगिक होगा। मिश्रण को हम दो या अधिक पदार्थों में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, परंतु यौगिक को किसी भी अनुपात में नहीं मिलाया जा सकता। उसके लिए एक निश्चित अनुपात का होना अति आवश्यक है और निश्चित अनुपात में ही लेकर के उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कराने पर ही बना सकते हैं। यह समांगी या विसमांगी हो सकता है, परंतु यौगिक सदैव समांगी प्रकृति का होता है। अर्थात जितने भी समांगी हैं वह यौगिक होगा, परंतु विसमांगी यौगिक नहीं हो सकता। मिश्रण जो है समांगी या विसमांगी दोनों हो सकता है, परंतु यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति का होता है। मिश्रण के गुण उसके संघटक पदार्थों के औसत गुण होते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैंने अभी उदाहरण दिया कि दाल और कंकड़ पर उसके गुण होंगे ही होंगे, परंतु यौगिक में उसके संघटक तत्वों के गुण भिन्न होते हैं। जैसे कि H2O पर हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की विशेषता से अलग बन जाता है
जब वह पानी पर परिवर्तित हो जाता है। मिश्रण के संगठक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, कि मिश्रण को हम आसानी से सरल विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, परंतु जब वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी पर परिवर्तित हो चुका है तो हम उस पानी से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। यदि हम उस ऑक्सीजन को आसानी से अलग कर लेते तो हम भी पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने के लायक हो जाते और हम मछलियों के साथ समुद्र पर आसानी से तैरते रहते। यहाँ तक हो जाता कि हम तो उसके साथ बातें करते, घूमते और सेल्फी भी लेते। बड़ा अच्छा ही बात होता दोस्तों, पर ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। विसमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण पे होता है। मिश्रण में दोस्तों विसमांगी मिश्रण का हमने उदाहरण देखा कि बालू और लोहे के बुरादे पर उसको बनाने से किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु समांगी मिश्रण में होता है। समांगी मिश्रण पर इसलिए होता है कि समांगी मिश्रण, मैंने कहा कि समांगी मिश्रण एक प्रकार का यौगिक की गिनती ले लेता है, परंतु उस पर अनुपात निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है। यौगिक उच्च ऊर्जा परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व जब किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह ऊर्जा मुक्त करता है, और जब किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो वह इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ये ऐसे ही समझिए दोस्तों, जैसे बाल्टी पर पानी भरा हुआ है, यदि उसमें मैं कोई कंकड़ डालूंगा तो वह पानी मुक्त करेगा। यदि मैं उससे पानी मुक्त करूंगा तो उसके बदले में हवा को लेगा। उसी हवा और पानी जो मुक्त करता है उसे आप ऊर्जा के तौर पर समझ सकते हैं, और वह ऊर्जा प्रकाश या विद्युत के तौर पर मुक्त या अवशोषित होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि मेरे आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी सहायता जरूर करें। साथ ही बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यदि आपने परमाणु और अणु क्या होता है यह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। धन्यवाद।